नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज प्रैक्टिस सेट 21 है और इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, शिक्षार्थी लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए। जो शिक्षार्थी का मतलब ये है, अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और आपको लर्निंग लाइसेंस मिल चुका है तो उस समय आप क्या करें। रात को ही ड्राइव करें, ये गलत है। भीड़ भाड़ में ड्राइव नहीं करें। तो भीड़ भाड़ में ड्राइव करनी चाहिए क्योंकि आपको लर्निंग लाइसेंस मिला है, बट आपको सावधानी से जो है ड्राइविंग करनी चाहिए। पर ये गलत हो जाएगा, क्या इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भीड़ भाड़ में ड्राइव नहीं करें, एक अन्य शिक्षार्थी के साथ रहकर ड्राइव करें। तो ये भी गलत है क्योंकि आप भी लर्निंग लाइसेंस आपके पास भी है और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आप ड्राइविंग कर रहे हैं उसके पास भी अगर लर्निंग होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है अभी। एक पूर्ण लाइसेंस धारक के साथ रहकर ड्राइव करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसके पास कम से कम लाइट लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि लर्निंग लाइसेंस जो मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि आप ड्राइव कर सको और उसके बाद में लाइट के लिए अप्लाई कर सको। और जो लर्निंग लाइसेंस होता है ना, उसकी जो अवधि होती है मात्र 6 माह की अवधि होती है। देखिए, एक पूर्ण लाइसेंस धारक के साथ रहकर शिक्षार्थी को गाड़ी चलानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शिक्षार्थी लाइसेंस की अवधि 6 माह तक होती है। क्वेश्चन नंबर 102, जब कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो क्या करें। रुक जाएं, पहले उसे पार हो जाने दें। तो ये सही आंसर हो जाएगा अभी तो, क्योंकि कोई अंधा व्यक्ति अगर सड़क पार कर रहा है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए जब तक वो सड़क पार ना कर ले। उसे सतर्क करने के लिए जोर से आवाज़ दे तो ये गलत है क्योंकि उसने कहा है व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, तो आप आवाज़ देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बचने के लिए गाड़ी को सड़क के दूसरी ओर से ले जाएं तो ये भी गलत है क्योंकि आप अगर गाड़ी को दूसरी तरफ से लेके जाओगे तो इससे जो यातायात है वो बाधित हो सकता है। और चौथा ऑप्शन, आपकी गाड़ी की गति तेज करके पहले निकल जाएं। तो पहले कैसे निकल जाओगे, क्योंकि अंधा व्यक्ति जो है वो सड़क पार कर रहा है जब आपने उसे देखा है। तो पहला ऑप्शन इस सेंस में सही हो जाएगा कि रुक जाएं, पहले उसे पार हो जाने दें। क्वेश्चन नंबर 103 है, वाहन को ढलान की तरफ पार्क करते समय पहिया कैसे सेट करना चाहिए। तो दोस्तों, पहिया कैसे सेट करना चाहिए, तो सड़क सुरक्षा या किनारे की ओर मोड़कर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वाहन को ढलान की तरफ पार्क करते समय पहिए जो है, जो आपकी गाड़ी का पहिया उसे सड़क के किनारे की ओर मोड़कर सेट करना चाहिए। आपने कभी देखा भी होगा जब सड़कें बनाई जाती हैं वो किस ढाल में बनाई जाती है, जब मोड़ होते हैं, जहाँ पर एक्सप्रेस वे होते हैं या जो नेशनल हाईवे होते हैं, वहाँ पर जब मोड़ होते हैं तो एक तरफ से उठाए जाते हैं। जिस तरफ को मतलब मोड़ होगा ना, उस तरफ को थोड़ा सा नीचा रखा जाता है ताकि मुड़ने में आसानी रहे। उसका जो रीज़न होता है यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, गाड़ी पार्क करने के लिए केवल फुटपाथ खाली दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। यानी आप अगर गाड़ी पार्क करना चाहते हो और आपको फुटपाथ खाली दिख रहा है तो आप क्या करेंगे। फुटपाथ पर दो निकटवर्ती पहियों को चढ़ाकर पार्क करेंगे, ये गलत हो जाएगा। जब तक आपको उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक ड्राइव करें। तो ये राइट आंसर है क्योंकि आप अगर गाड़ी को चला रहे हो और आपको नहीं मिलता राइट स्थान या आपको जो जगह है वो खाली नहीं मिलती फुटपाथ के अलावा, तब तक आपको गाड़ी ना ही आप गाड़ी को रोक सकते हो और लगातार ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को रोक लोगे तो उससे यातायात बाधित हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, फुटपाथ पर सभी चार पहियों के साथ पार्क करें, गलत है क्योंकि यातायात जो है बाधित हो जाएगा। जो वाहन और चल रहे हैं वो फिर कहाँ को निकलेंगे। फुटपाथ व फुटपाथ पर दोनों साथ के पहिए को चढ़ाकर पार्क करें। दोस्तों, फुटपाथ पर तो पार्किंग होनी ही नहीं है क्योंकि फुटपाथ पर पार्किंग आप कर ही नहीं सकते, सिर्फ पार्किंग में पार्क होगी और फुटपाथ के निकटवर्ती जो जगह है या वहाँ पार्क होगी और वहाँ पर भी जगह नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे तौर पे कहा गया कि फुटपाथ ही खाली दिख रहा है, बाकी कुछ खाली नहीं है। तो दोस्तों, जब तक कि आपको उपयुक्त जगह नहीं मिल जाती तब तक आप गाड़ी को ड्राइव करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं।
जब तक आप वाहन चला रहे हो और पार्क करने के लिए केवल फुटपाथ दिख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त स्थान मिलने तक ड्राइव करना चाहिए। फुटपाथ पर अनुचित स्थान पर खड़ा करने से यातायात बाधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 105, सड़क कर या जिसे रोड टैक्स कहते हैं किस पर लगता है? दो पहिया वाहन पर लगता है, तीन पहिया वाहन पर लगता है, चार पहिया वाहन पर लगता है या उपयुक्त सभी पर लगता है? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। देखिए, सड़क कर सभी दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया तथा अन्य निजी और वाणिज्यिक वाहनों पर लगाया जाने वाला कर है। पर अगर इसमें ऐसा ऑप्शन दे जाए कि तीन पहिया और दो पहिए का अगर आपको सेलेक्ट करना हो या चार पहिए का सेलेक्ट करना हो, तो कुछ जगह क्या होता है, जो टोल टैक्स होते हैं वहाँ पर दो पहिया और तिपहिया पर जो है टैक्स नहीं लगता है। यानी कि दो पहिया में जो आ जाएगी आपकी बाइक आ जाएगी, और तिपहिया में जो है जो भी इलेक्ट्रिक है, जैसे आपने सुना होगा मिनी मेट्रो जो कह देते हैं, वो तिपहिया में आ जाती है। तो जो टोल टैक्स है वो इन पर नहीं लगता। तो ऐसे कंडीशन में चार पहिए इसका राइट आंसर हो जाता अगर उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर नहीं होता। पर यहाँ पर उपयुक्त तो सभी दे रखा है, तो तिपहिया पर भी लग सकता है टैक्स। वो कैसे लग सकता है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का, अगर वो तिपहिया है, जैसे कोई मालवाहक वाहन है और वो तिपहिया है, तो उस पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो इस सेंस में अगर जिस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके से आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तिपहिया पर भी टैक्स लग जाएगा और चार पहिया पर भी जो है टैक्स जरूर लगेगा। और दो पहिया में जो मोटरसाइकिल आती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 106, रोड टैक्स कौन वसूलता है? तो रोड टैक्स जो है कौन वसूलता? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राज्य सरकार वसूलती है रोड टैक्स जो है। देखिए, सड़क कर या रोड टैक्स को इकट्ठा करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक या आजीवन मोटर वाहन कर, यात्री और माल कर, राज्य वैध और टोल टैक्स लगाती है। क्वेश्चन नंबर 107, रोड टैक्स या सड़क कर की गणना किस पर निर्भर करता है? वाहन के बैठने की क्षमता पर, वाहन की इंजन क्षमता पर, वाहन के वजन पर या उपयुक्त सभी पर? तो उपयुक्त सभी पर करता है। जो रोड टैक्स है वो उपयुक्त सभी पर करता है। यानी वाहन के बैठने की क्षमता से संबंधित तो वही चीज़ है। अगर आपके पास दो पहिया और बाइक है तो उस पर दो सवारी ही तो बैठ सकती हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बैठने की क्षमता पर डिपेंड करता है। वाहन की जो इंजन क्षमता है, यानी जिस वाहन को आप चला रहे हो, अब आपने तो वो तिपहिया बना रखा है, तो तिपहिया तो जो आपने देखा होगा शहरों में भी और कस्बों में भी देखा होगा, जिन्हें हम मिनी मेट्रो कह देते हैं, तो उन पर तो टैक्स नहीं लगेगा। पर आप उसमें इंजन रखते हो, डीजल इंजन रख के चलाते हो, तिपहिया वाहन है, और जो माल ढोने का कार्य करती है, तो उस पर तो टैक्स लगेगा। वाहन का वजन, वाहन में ज़्यादा वजन है तो भी टोल टैक्स लगेगा, क्योंकि वजन, ज़्यादा वजन से जो है सड़कें खराब होती हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रोड टैक्स की जो गणना का आधार वाहन की बैठने की क्षमता, वाहन की इंजन क्षमता, वाहन का वजन इत्यादि है। रोड टैक्स राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, नया चार पहिया वाहन खरीदते समय सामान्यतः कितने वर्षों के लिए रोड टैक्स अदा किया जाता है? तो 15 वर्षों के लिए। देखिए, नया चार पहिया खरीदते समय सामान्यतः 15 वर्षों का सड़क कर अदा करना होता है। उसके बाद तो आपको पता ही होगा, स्क्रैप नीति के तहत 15 वर्ष के पुराना अगर आपका वाहन है, तो अगर वो कुछ मानक पूरा नहीं कर पाएगा तो उसे स्क्रैप नीति के तहत स्क्रैप कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, वाहन का पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा। नज़दीकी पुलिस थाने में या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में, जिलाधिकारी कार्यालय या रोडवेज कार्यालय? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में जो है ये आवेदन करना होगा। वाहन का अगर पंजीकरण रद्द कराना चाहते हो तो सिर्फ आप आरटीओ में ही जा सकते हो, आरटीओ में ही आप आवेदन कर सकते हो। देखिए, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को त्यागने के लिए वाहन मालिक को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में जाकर पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा, जहां प्रारंभिक पंजीकरण किया गया था। यानी जहां पर शुरुआत में पंजीकरण किया गया था, और शुरुआत में पंजीकरण कहां पर होता है? आरटीओ ऑफिस में ही होता है, यानी आरटीओ में होता है।
जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय होता है, और वहाँ पर ही आप उसे रद्द करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 110, तृतीय पक्ष या थर्ड पार्टी अनिवार्य है, वो किसके लिए अनिवार्य है? कार चालक के लिए अनिवार्य है, दो पहिया चालक के लिए अनिवार्य है, या पहिया चालक के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों, जो तृतीय पक्ष या थर्ड पार्टी बीमा जिसे हम कह देते हैं, वो सभी के लिए अनिवार्य है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया तथा अन्य वाणिज्यिक वाहनों को थर्ड पार्टी या तृतीय पक्ष बीमा कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 111, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से किसे सुरक्षा मिलती है? जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, उससे किसे सुरक्षा मिलती है? तो दोस्तों, अन्य दूसरा व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है। जैसे आप कार चला रहे हो और आपसे दूसरी गाड़ी में टक्कर लग चुकी है, तो आपकी कार को नुकसान हुआ है और सामने वाले की कार को नुकसान हुआ, तो थर्ड पार्टी बीमा में यह है कि आपकी कार को तो कवर किया ही जाएगा, पर सामने वाले की कार में जो नुकसान हुआ है उसे भी कवर किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थर्ड पार्टी बीमा नए वाहन के मालिक को कराना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से दोपहिया वाहन खरीदते समय 5 वर्ष का तथा चार पहिया वाहन को खरीदते समय 3 वर्ष तक का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को होने वाले नुकसान का हर्जाना बीमा कंपनी की ओर से भरा जाता है। बीमा कंपनी तीसरी पार्टी को क्लेम देती है। उल्लेखनीय है कि यहाँ फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला तथा थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 112, हॉर्न बजाना निषिद्ध है। तो हॉर्न बजाना कहाँ निषिद्ध होता है? अदालत के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, पशुओं के सामने या विद्यालय के सामने? तो अदालत के सामने आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो। ये मैंने आपको जो है कल प्रैक्टिस सेट में कराया भी था, क्या हॉर्न कहाँ कहाँ नहीं बजा सकते आप? अदालत के सामने नहीं बजा सकते, आप हॉस्पिटल के सामने हॉर्न नहीं बजा सकते, पर पुलिस स्टेशन के सामने बजा सकते हो। विद्यालय के सामने तो ज़रूर बजाना चाहिए, पशुओं के सामने भी आप हॉर्न बजा सकते हो। तो अदालत के सामने हॉर्न बजाना वर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 113, सैनिकों की टुकड़ी आपके आगे सड़क पर मार्च कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? यानी आप अगर वाहन चला रहे हैं और जो सैनिकों की टुकड़ी है वो आपके सामने सड़क पर मार्च कर रही है, यानी परेड कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी की गति बढ़ाकर जल्दी से पार करे तो गलत है, खड़ा होकर तमाशा देखे तो ये भी गलत है, क्योंकि यातायात बाधित होगा। हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें, हॉर्न कैसे बजा के आगे बढ़ सकते हो? धीमी गति से वाहन चलाएं तो ये राइट हो जाएगा, धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। जब सैनिकों की टुकड़ी आगे सड़क पर मार्च कर रही हो तो ऐसी स्थिति में धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप जल्दबाजी मत करना इन क्वेश्चनों को करने के लिए। 2 प्रैक्टिस सेट पहले हो चुकी हैं इससे रिलेटेड ही, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है आज हमारा। इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट और होंगे। 50-50 क्वेश्चन के ये प्रैक्टिस सेट है। 250 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 5 प्रैक्टिस सेट में, और 25 नंबर का आपको इन 5 प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा पोर्शन है ये, 25 मार्क्स इसी पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत टिक मत करना, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, तब जाकर आपको जो है राइट आंसर पे पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 114, पहाड़ी सड़कों पर निम्नलिखित में से किस वाहन को पहले जाने की अनुमति है? तो जो सबसे तेज चल रहे वाहन को अनुमति नहीं है, सबसे बड़े वाहन को भी कोई ऐसी अनुमति नहीं है कि पहले जाने की अनुमति हो। डाउन हिल यात्रा करने वाले वाहन को इसको भी नहीं है। ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को इसको है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, अब आपको पता होगा पहाड़ों पे जब कोई भी वाहन चल रहा है तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो ऊपर की ओर जो भी वाहन जाता है उस वाहन को पहले जाने की अनुमति होती है। देखिए, पहाड़ी सड़कों पर ऊपर की ओर जाने वाले वाहनों को पहले जाने की अनुमति होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लगा सकते हो। थोड़ा भी अगर आप समझने की
ध्यान दोगे, सोचने समझने पे ध्यान दोगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 115, बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत क्या है? अगर आप बाएं मुड़ना चाहते हो और हाथ से संकेत दे रहे हो तो ये क्या है इसका राइट आंसर? तो दाहिनी भुजा को एक घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए, ये जो है इसका संकेत हो जाएगा। बाएं मुड़ने के लिए दाहिनी भुजा को एक घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाना चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो जो मैंने बोला उस तरीके से आप इस चीज़ को तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि आपको बाएं मुड़ना है तो आप किस तरीके का संकेत जो है वो आप खुद को दोगे अगर मुड़ने के लिए। और आपने देखा भी होगा जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है, चौक पर ट्रैफिक पुलिस रहती है, वो इस तरीके के संकेत देती है जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होती है कि बाएं मुड़ने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए, तो वो किस तरीके से अपनी भुजा का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ ये वही क्वेश्चन है जो आप देखते रहते होगे अपने दिनचर्या में। कोई कहीं से ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपकी समझ से परे क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किस कारण से पुलिस अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं? यदि आप महिला के साथ वाहन चला रहे हैं तो क्यों करेंगे भाई? क्या महिला के साथ वाहन नहीं चला सकते? चला सकते हैं। यदि आपके पास वैध पंजीकरण नहीं है, अगर वैध पंजीकरण नहीं है तो कर सकते हैं जब्त, ये चीज़ सही हो जाएगी। यदि आपके वाहन में बोनट नहीं है तो बोनट नहीं है तो भी जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि बोनट लगवाना वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। यदि आपके वाहन में दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं है तो भी नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते। अगर दर्पण नहीं है तो उस पर फाइन लगा सकते हैं, पर जब्त नहीं करेंगे। जब्त सिर्फ तब करेंगे जब आपके पास वैध पंजीकरण नहीं होगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा। यदि वाहन चालक के पास वैध पंजीकरण दस्तावेज नहीं है तो पुलिस अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, यदि आपके वाहन का टायर फट जाता है तो आपको निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? धीरे धीरे ब्रेक लगाएं, तो धीरे धीरे ब्रेक लगा के वाहन को रोकने पर फोकस करना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ें, तो स्टीयरिंग व्हील को भी मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए ताकि कुछ दिक्कत ना हो। एक्सेलरेटर पेडल को खूब तेज दबाएं, तो एक्सेलरेटर मतलब यानी कि गाड़ी की रेस तो फिर बिल्कुल नहीं देनी ना। रेस क्यों दे रहे हो गाड़ी की? क्योंकि गाड़ी को तो आपको रोकने पर ध्यान देना। एक्सेलरेटर पेडल से दबाव हटा लें, बिल्कुल दबाव हटा लें। इसका राइट आंसर जो इन्होंने कहा है कि आपको निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये नहीं करना चाहिए, एक्सेलरेटर पेडल को खूब तेज दबाएं। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बी दे रखा है ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर सी होना चाहिए। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाहन का टायर अचानक फट जाने पर एक्सेलरेटर पेडल को नहीं दबाना चाहिए, इससे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। टायर फटने पर स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें तथा धीरे धीरे ब्रेक लगाएं तथा एक्सेलरेटर पेडल से दबाव हटा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बाईं ओर इशारा करते हुए एक सफ़ेद तीर का मतलब क्या है? तो दोस्तों सफ़ेद तीर का मतलब इसका अनिवार्य बायां मोड़। देखिए आपको वहाँ पर साइन दिए भी जा सकते हैं और साइन नहीं दिए गए तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे वो सिर्फ आपको खुद सोचना है उस बारे में। तो साइन से तो 90 से 95% क्वेश्चन करने में आसानी रहती है, बस 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते। पर अगर साइन नहीं दे रखे तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करना टफ हो जाता है, और मेरा मानना यह है कि 70-75% बच्चे आंसर नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन का। तो आपको उनमें शामिल नहीं होना 70-75 में, आपको 20-25% बच्चों में शामिल होना है जो क्वेश्चन को कर सकें। देखिए नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बाईं ओर इशारा करते हुए एक सफ़ेद तीर का मतलब है कि आगे बाईं ओर वाहन को अनिवार्य रूप से मोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 119, चौराहे पर रुकते समय किस ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए? अपने सामने वाली तथा बाएं दिशा वाली ट्रैफिक लाइट पर, इस पर क्यों ध्यान रखना? हमें तो सिर्फ सामने वाली लाइट पर ही ध्यान रखना है। अपने सामने वाली तथा दाएं दिशा वाली ट्रैफिक लाइट पर, इस पर भी नहीं रखना। केवल अपने सामने की ट्रैफिक लाइट पर, सामने वाली पर ही रखना। सामने तथा विपरीत दिशा की ट्रैफिक लाइट पर, इस पर भी नहीं रखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अगर आप चौराहे पर रुकते हो तो केवल अपने सामने के ट्रैफिक लाइट पर ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर आप रुके हो। देखिए चौराहे पर रुकने के पश्चात केवल अपने सामने वाले ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए, न कि दाएं या बाएं के ट्रैफिक लाइट का। क्वेश्चन नंबर 120, नेक व्यक्ति गुड समैरिटन होता है। आपसे पूछ ले वहाँ पर कि गुड समैरिटन क्या होता है, उसे नेक व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों, जो गुड समैरिटन है। पहली चीज़ तो ये है। इससे संबंधित क्वेश्चन है कि नेक व्यक्ति कौन सा होता है।
जो दुर्घटना के बाद पुलिस को फ़ोन करे, ये नेक व्यक्ति होता है। किसी की दुर्घटना हो गई और कोई व्यक्ति है पुलिस को फ़ोन करता है कि ऐसे-ऐसे यहाँ दुर्घटना हो चुकी है, तो वो नेक व्यक्ति है, गुड समैरिटन कहलाता। जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले गया हो, यानी अगर वो हॉस्पिटल लेके जाएगा तो वो नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन होता है। जो दुर्घटना बाद पीड़ित को तत्काल चिकित्सीय मदद प्रदान करे तो नेक व्यक्ति होता है। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन वह होता है जो दुर्घटना के पश्चात पीड़ित को तत्काल मदद करता है। इस प्रकार के मदद के अंतर्गत तत्काल चिकित्सीय सहायता, अस्पताल तक पहुंचाना तथा पुलिस को सूचना देने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 121 क्वेश्चन है हमारा। पुलिस द्वारा गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? गवाह के रूप में किया जाएगा? तो दोस्तों, गवाह के रूप में कोई नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने तो खुद मदद करी है। सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए, तो सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए। पीड़ित के रूप में किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। अपराधी के रूप में किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। यानी पुलिस उस पर ये आरोप नहीं लगा सकती कि ये जो दुर्घटना हुई है आपकी वजह से हुई है। पुलिस का जो कर्तव्य बनेगा वो बनेगा कि जो नेक व्यक्ति है, जिसने मदद की है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की, उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। देखिए, गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। उसके साथ धार्मिकता, राष्ट्रीयता, लैंगिकता इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, यानी कि नेक व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है, तो उसके साथ किसी तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति को पुलिस तथा अस्पताल द्वारा क्या कर सकते हैं? बार बार बुलाया जा सकता है? दोस्तों नहीं, उसे परेशान नहीं किया जाएगा बार बार बुलाने के लिए। बुलाने पर आना अनिवार्य है दोस्तों, मर्जी है। अगर उसे बुलाना चाहते हैं तो वो उसकी मर्जी है, वो आना चाहे या ना आना चाहे। रुकने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ये सही हो जाएगा। कि अगर वो जाना चाहता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस कहती है कि भाई आप रुको, जो नेक व्यक्ति है या जो गुड समैरिटन है, तो दोस्तों उसे विवश नहीं किया जा सकता रुकने के लिए। अनुमति मिलने पर ही जा सकता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन को अस्पताल या पुलिस द्वारा आगे की किसी भी आवश्यकता के लिए रुकने को विवश नहीं किया जा सकता और उसे तुरंत स्थान छोड़ने की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 123, नेक व्यक्ति को पुलिस द्वारा बाध्य किया जा सकता है? नाम बताने के लिए बाध्य किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसकी मर्जी है, वो अपना नाम बताना चाहे या ना बताना चाहे। परिचय बताने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। पता बताने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी उपयुक्त किसी भी जानकारी के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक व्यक्ति को किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा उसका नाम, परिचय, पता या अन्य व्यक्ति ब्यौरा देते हुए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ऐसे जो क्वेश्चन है इस वजह से पूछे जाएंगे क्योंकि ये हमारी नैतिकता को दर्शाते हैं। जहाँ पर नैतिकता की बात आएगी वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और हम सभी का ये दायित्व है कि अगर हम किसी व्यक्ति को परेशानी में देखते हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उस व्यक्ति की मदद करें। तो आपके पास क्या-क्या अधिकार हो सकते हैं, वो ही यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। लोग आजकल डरते हैं दूसरों की मदद करने से कि कहीं हम पर पुलिस केस ना हो जाए, पुलिस हमें परेशान करेगी, गवाही के लिए बुलाएगी। तो वो ही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि अगर आपने किसी की मदद करी है तो आपको क्या-क्या अधिकार है। आपको यहाँ तक अधिकार है, आप अपना नाम नहीं भी बता सकते। आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा पुलिस द्वारा। पुलिस द्वारा आपके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। बहुत से ऐसे नियम हैं जो आप अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में सोचोगे कि हम हमारे साथ या हमारे सामने किसी की अगर दुर्घटना होती है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद करें। डरना नहीं चाहिए किसी की मदद करने से। यही चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है, नेक व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर है। नाम बताना, पता बताना, परिचय पत्र देना, उपरोक्त सभी। दोस्तों, नेक व्यक्ति चाहता है, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर होता है, वो अपना पता बताए, वो अपना परिचय पत्र दे, वो अपना नाम बताए, वो सिर्फ अपनी स्वेच्छा पर निर्भर है। देखिए, नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन को अधिकार है कि वह स्वेच्छा से अपना नाम, पता तथा अन्य विवरण पुलिस को दे सकता है, परंतु कोई बाध्यता नहीं है। वहाँ पर अगर आपको नेक व्यक्ति नहीं मिलेगा तो गुड समैरिटन लिखा हुआ शब्द मिल जाएगा। हालांकि ये दोनों शब्दों के चांस हैं कि ये दोनों शब्द मिलें। क्वेश्चन नंबर 125, नेक व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना अनिवार्य है या स्वैच्छिक है? दोस्तों, स्वैच्छिक है। यानी नेक व्यक्ति जो है वो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना, इसका मतलब ये है
कि उसके सामने हादसा हुआ है, वो चाहे तो बता भी सकता है और चाहे तो ना भी बता सकता है, पर उससे अनिवार्य नहीं है, सिर्फ उसकी स्वेच्छा है। नेक व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह नेक व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 126। नेक व्यक्ति से संबंधित अधिकारों को अस्पताल में लिखा जाएगा, हिंदी में, अंग्रेजी में, स्थानीय भाषा में या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, नेक व्यक्ति से संबंधित जो अधिकारों को अस्पताल में लिखा जाएगा उपयुक्त सभी भाषाओं में, यानी हिंदी में भी, कुछ लोग हिंदी जानते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी जानते हैं, पर कुछ स्थानीय भाषा, जैसे कि तमिलनाडु की स्थानीय भाषा तमिल है, यानी उस राज्य की भाषा भी तमिल है। वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी अगर ना जानने वाले होंगे तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा होगी उस भाषा में भी हॉस्पिटल में लिखा जाएगा जो नेक व्यक्ति के अधिकार होंगे उनके बारे में। नेक व्यक्ति से संबंधित अधिकारों को हिंदी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में अस्पताल को प्रवेश या सुस्पष्ट स्थान पर लिखना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 127। यदि नेक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए तैयार है तो उसका बयान लिया जाएगा। नेक व्यक्ति की सुविधा अनुसार उसका बयान लिया जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेक व्यक्ति की सुविधा अनुसार। यदि नेक व्यक्ति दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए तैयार है तो उसका बयान उसकी सुविधा अनुसार लिया जाएगा। समय तथा स्थान नेक व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यानी वो व्यक्ति बताएगा कि उसके पास कब समय है और वो किस स्थान पर आकर अपना बयान आपको देगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी उससे बयान मांगता है और वो भी उसकी स्वेच्छा है, वो चाहे तो बयान नहीं भी दे सकता। क्वेश्चन नंबर 128। यदि नेक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनता है तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका बयान किस भाषा में किया जाएगा। नेक व्यक्ति जो भाषा बोलने में सक्षम हो या अन्वेषण अधिकारी द्वारा तय की गई भाषा में, हिंदी में या स्थानीय भाषा में। दोस्तों, अगर नेक व्यक्ति जिस भी भाषा में बोलने में सक्षम है उस भाषा में उसका बयान दर्ज किया जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति फ्रांस का हो, उसे फ्रांस लैंग्वेज आती हो, तो वो उस भाषा में जो है अपने जो बयान है वो दर्ज करेगा, क्योंकि वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं जानता होगा, वो हिंदी नहीं जानता होगा। और अन्वेषण अधिकारी जो हैं, जो भी उस जांच को करना चाह रहे हैं, वो क्या पता कौन सी मर्जी लैंग्वेज दे दें। तो नेक व्यक्ति जो भाषा बोलने में सक्षम है उस भाषा में वो अपने जो है बयान दर्ज कराएगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। नेक व्यक्ति द्वारा बयान देते समय अन्वेषण अधिकारी की भाषा तथा स्थानीय भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का प्रयोग करने पर दुभाषी की मदद ली जा सकती है, अर्थात बयान नेक व्यक्ति की भाषा में लिया जाएगा जिसे कार्यालय भाषा में अनुदित किया जा सकता। यानी आप किसी ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो, पर नेक व्यक्ति पर यह दबाव नहीं बना सकते कि इस भाषा में आप अपने बयान दो। वो अपनी मर्जी की भाषा में बयान देगा, आप ट्रांसलेट की मदद से उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129। पुलिस अधिकारी द्वारा नेक व्यक्ति से पूछताछ कितनी बार में पूरा करना चाहिए। एक बार में, 2 बार में, 4 बार में, कई बार में। सिर्फ एक बार बयान लोगे उससे, 2 बार 3 बार कोई बयान नहीं लिया जाएगा। आप सोचो, जब मर्जी आप बुला लो उसको बयान लेने के लिए, ऐसा कोई बयानबाजी नहीं होगी। सिर्फ एक बार ही आप बयान ले सकते हो। पुलिस अधिकारी द्वारा नेक व्यक्ति से पूछताछ की प्रक्रिया को एक ही बार में पूर्ण कराना चाहिए, जिससे कि नेक व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्वेश्चन नंबर 130। किसी दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति निम्न में से किसके लिए बाध्य है। टेलीफोन नंबर देने के लिए बाध्य है? नहीं भाई, वो उसकी मर्जी है, वो फ़ोन नंबर दे या नहीं। अस्पताल में भर्ती की औपचारिकता पूरी करने के लिए भी वो बाध्य नहीं है। उपचार व्यय वहन करने हेतु भी बाध्य नहीं, कि जिसका वो उपचार हो रहा है। तो जो नेक व्यक्ति भाई, वो क्यों ही अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा। तो उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति नेक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसे उपयुक्त विकल्प में दिए गए किसी भी औपचारिकता को पूरा करने की बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131। जब एक प्रमुख सड़क तथा एक छोटे मार्ग एक दूसरे को काटते हैं तो प्राथमिकता प्राप्त है। प्रमुख सड़क वाले यातायात को प्राथमिकता प्राप्त होगी। यानी कि एक प्रमुख सड़क है और एक छोटा मार्ग है और वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो किसे वेट करना होगा? किसे वेट करना होगा कि वाहन निकल जाए तब हम निकलेंगे। तो दोस्तों, जो भी प्रमुख सड़क वाला वाहन होगा वो पहले जाएगा
और जो छोटे मार्ग वाला वाहन होगा वो क्रॉस उससे वाहन को क्रॉस होने के बाद में करेगा। यानी प्राथमिकता बेसिकली प्रमुख प्रमुख सड़क वाले यातायात को रहेगी। जब एक प्रमुख सड़क तथा छोटे मार्ग एक दूसरे को काटती हैं तो प्रमुख सड़क वाले यातायात को प्राथमिकता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 132, हॉर्न प्रयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण है। फुटपाथ पर खड़े दोस्तों को नमस्कार करने के लिए गलत, दूसरों को अपना गुस्सा दिखाने के लिए ये भी गलत है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और दूसरों को गुस्सा दिखाना चाहते हो तो क्या आपको हॉर्न बजाना चाहिए? गलत है। दूसरों को चेतावनी देने के लिए तो ये राइट हो जाएगा। दूसरों को मजाक उड़ाने के लिए भी हॉर्न नहीं बजा सकते। हॉर्न प्रयोग करने का एकमात्र स्वीकार्य कारण दूसरों को सतर्क करना है, अन्य कोई भी कारण से हॉर्न बजाना निषिद्ध है। सिर्फ आप सतर्क करने के लिए हॉर्न बजा सकते हो, किसी अन्य कारण से हॉर्न बजाओगे तो वो निषिद्ध माना जाएगा। 133 क्वेश्चन, 6 लेन हाईवे पर सामान्यतः ड्राइविंग के लिए किस लेन का उपयोग करना चाहिए? केंद्रीय लेन का, दाहिने हाथ की लेन का, बाएं हाथ की लेन का या उपरोक्त में से किसी भी नहीं? तो दोस्तों हमेशा केंद्रीय लेन का प्रयोग करना चाहिए। 6 लेन हाईवे पर सामान्यतः ड्राइविंग के लिए केंद्रीय लेन का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134, लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत करता है? चेतावनी, जानकारी, निषेध या दिशा निर्देश? तो दोस्तों निषेध। देखिए, लाल रंग की सीमा के साथ एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर रोक या निषेध को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 135 क्या है? आप एक जंक्शन पर आते हैं जहां पर एक अनिवार्य बायां मोड़ है, हालांकि आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है और आप दाएं मुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? संकेत के निर्देशों का पालन करें। सीधी बात है, सड़क बिल्कुल खाली पड़ी हो पर संकेतों का जो है आपको पालन करना चाहिए, तभी आपको मुड़ना अनिवार्य है। जंक्शन पर जब अनिवार्य बायां मोड़ है तो आसपास कोई ट्रैफिक रहे या ना रहे, सदैव बाएं मुड़ते हुए साइन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने दिनचर्या में देखने को मिलते भी होंगे। अगर देखने को नहीं मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को दिनचर्या में लाने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 136वां क्वेश्चन, यदि आपके कार में एबीएस ब्रेक नहीं है तो स्कीडिंग के बिना जल्दी रुकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने ब्रेक दबाएं, यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर आपके पास एबीएस ब्रेक नहीं है और आप जल्दी रुकना चाहते हो तो जल्दी रुकना तो यही है ना कि आपको ब्रेक तो दबाने ही पड़ेंगे। एबीएस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक नहीं होने पर जल्दी से रुकने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्रेक दबाकर रोकना, यानी जो भी ब्रेक आपकी गाड़ी में है उनका यूज़ करके और गाड़ी को रोकना। क्वेश्चन नंबर 137, ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आप कब जा सकते हैं? लाइट हरी हो जाने पर, ये राइट है दोस्तों। अगर आप ट्रैफिक लाइट पर रुकते हो, और क्योंकि हम कब रुकते हैं ट्रैफिक लाइट पर? जब वो जो लाइट होती है वो रेड होती है। जब वो हरी हो जाएगी तो हम अपने हमारे लिए जो ट्रैफिक है वो खुल जाएगा और हम वाहन लेकर निकल सकते हैं। तो लाइट हरी हो जाने पर, देखिए, ट्रैफिक लाइट पर रुकने के बाद लाइट जब तक हरी ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ट्रैफिक लाइट पीली होने का संकेत है कि अब वाहन रोकने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट लाल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 138, गाड़ी को मोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मोड़ना, दर्पण, संकेत या संकेत दर्पण मोड़ना, या संकेत मोड़ना दर्पण, या दर्पण संकेत मोड़ना? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि जब आप गाड़ी को मोड़ने का यूज़ करते हो तो सबसे पहले दर्पण में देखें कि पीछे कोई वाहन ना आ रहे हो, उसके बाद में आपको संकेत देना है, इंडिकेटर का यूज़ करना है, और उसके बाद को आपको मोड़ना है। तो वाहन को मोड़ने से पहले दर्पण देखें, उसके पश्चात मुड़ने का संकेत दें, फिर उचित अवसर मिलने पर मुड़ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, वाहन को कितने समय तक लगातार रोकना पार्किंग कहलाता है? 3 मिनट या अधिक, ड्राइवर की इच्छा पर आधारित है, 2 मिनट या अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देख, वाहन को 3 मिनट या अधिक समय तक कहीं भी रोकना पार्किंग कहलाता है, अतः पार्किंग निषिद्ध जगह पर 3 मिनट से अधिक समय तक वाहन रोकने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 3 मिनट या उससे ज़्यादा रुकती है तो आप कहलाओगे कि आपने जो गाड़ी है वो पार्क कर दी है। आपने देखा होगा कि रोड किनारे अगर गाड़ी आप लगा देते हो तो कुछ समय बाद वहाँ जो है पुलिस उठा के ले जाती है, यानी टो कर लेती है आपकी गाड़ी को, और थाने में, नज़दीकी थाने में जाकर गाड़ी आपकी जमा कर देती है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है
कि 3 मिनट तक वो गाड़ी नहीं उठाएंगे। जब आपकी गाड़ी रुकेगी 3 मिनट के बाद जो है वो पार्किंग क्षेत्र नहीं होता है जहाँ से गाड़ियाँ उठाई जाती हैं, और 3 मिनट के बाद वो गाड़ी उठा के निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 140, वाहन को रिवर्स करने से पहले क्या करें? रियर साइड व्यू मिरर में देखें, बाईं ओर के दर्पण में देखें, वाहन के पीछे चेक कर लें, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप वाहन को रिवर्स करना चाहते हो, अगर आप रियर साइड व्यू मिरर में देखोगे तो चीज़ें आप पहचान लोगे, पर पूरी तरीके से आप जांच नहीं कर सकते कि आपके पीछे भी कोई वाहन है या नहीं। बाईं ओर के दर्पण को देख के भी वही चीज़ें आएंगी। वाहन के पीछे चेक करें, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि अगर वाहन को रिवर्स करना चाहते हो तो वाहन के पीछे चेक कर लें कि कोई वाहन तो नहीं है, क्या कोई छोटा मोटा वाहन तो नहीं खड़ा आपकी गाड़ी के पीछे, या कोई भी वाहन है उसके पीछे चेक कर लेना चाहिए। वाहन को रिवर्स करने से पहले वाहन के पीछे जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि केवल मिरर में देखने से पीछे के भाग की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 141, वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका क्या है? पहले क्लच फिर ब्रेक दबाएं। ये तो एकदम गलत तरीका है, क्योंकि क्लच दबाने से गाड़ी फ्री हो जाती है, उसके बाद में ब्रेक भी काम नहीं कर पाएंगे। पहले ब्रेक फिर क्लच दबाएं, ये हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेक व क्लच एक साथ दबाएं, ये भी गलत है। देखिए, वाहन को सुरक्षित रोकने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि पहले ब्रेक फिर क्लच दबाएं। इससे वाहन पर चालक का संतुलित नियंत्रण बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 142, दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के दावे के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए? दुर्घटना दावा अधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। दोस्तों, आरटीओ में कोई दावा नहीं किया जाएगा इस तरीके का कि दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के लिए आप आरटीओ जाओगे या परिवहन मंत्रालय, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना दावा अधिकरण में आवेदन करने पर क्षतिपूर्ति राशि जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है गाड़ी को पार्क करने के लिए, या गति कम करने हेतु, वाहन चलाते समय तेजी से रोकने के लिए, या ढलान पर उतरने के लिए। दोस्तों, गाड़ी को अगर पार्क कर रहे हो, गाड़ी को पार्क करने के बाद हैंड ब्रेक का जब यूज़ कर लेते हैं तो वो सही रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम गाड़ी को कहीं पार्किंग में लगाएंगे तो हैंड ब्रेक का यूज़ करके आपकी जो गाड़ी है टस से मस नहीं होगी, कोई हिला डुला भी नहीं सकता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गति कम करने के लिए हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे हम, यानी हमें एक्सीलेटर से पाँव दबाव हटाना पड़ेगा, गियर को निकालना पड़ेगा, तब गति कम होती है। वाहन चलाते समय तेज़ी से रुकने के लिए, तो तेज़ी से रुकने के लिए अगर आप हैंड ब्रेक का यूज़ करोगे तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन सी भी गलत। ढलान पर उतरने के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ढलान पे से उतर रहे हो तो हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं कर सकते हो। इतना कर सकते हो, अगर ढलान पे से उतर रहे हो और आपको दिक्कत हो जाती है वाहन उतारने में, तब आप हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी उससे जाम हो जाती है पूरी तरीके से। इन ऑप्शनों को देखते हुए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो डी ऑप्शन दे रखा है ये गलत है दोस्तों, इसकी जगह ए होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। तो हैंड ब्रेक का उपयोग वाहन को पार्क करने हेतु किया जाता है। हैंड ब्रेक लगा देने से वाहन ढाल पर लुढ़कता नहीं, इसके साथ ही किसी तरह का धक्का लगने या तेज हवा के दबाव में भी स्थायी रूप से खड़ा रहता। तो एक्सप्लेनेशन में चीज़ सही दे रखी है क्या? हैंड ब्रेक का जो उपयोग है वो वाहन को पार्क करने हेतु किया जाता है, यानी गाड़ी को पार्क करने हेतु किया जाता है हैंड ब्रेक का यूज़। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत में मोटर वाहनों के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत हैं? तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में 2019 के बाद कोई अधिनियम अभी तक नहीं बना है मोटर वाहन संशोधन से संबंधित। देखिए, भारत में मोटर वाहनों के लिए बनाए गए नियम और कानून मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लागू है। यह अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करके निर्मित किया गया है। दोस्तों, 2019 से पहले जो संशोधन हुआ था वो 1988 में संशोधन हुआ था। 1988 के बाद 2019 में संशोधन हुआ है, जो चीज़ें हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 145, आरटीओ फॉर्म नंबर 2 का उपयोग होता है। तो लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय फॉर्म नंबर 2 का उपयोग लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, ऐसी सड़क जो वन वे है उस पर वाहनों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए या रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, मतलब रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए पहली चीज़ तो ये। वाहन पार्क नहीं करना चाहिए, तो वाहन भी पार्क नहीं करना चाहिए इस पर वैसे, और वाहनों को ओवरटेक भी नहीं करना चाहिए। पर यहाँ होता अगर उपयुक्त में सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाता,
पर जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है कि कभी भी आप रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करो, यानी पिछला गियर लगा के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए अगर वन वे रोड है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। देखिए एक्सप्लेनेशन में है कि वन वे सड़क पर रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए, इससे यातायात दुष्प्रभावित होता था तो दुर्घटना की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 147, वाहन में फॉग लाइट न होने पर किसका प्रयोग करना चाहिए? तो अगर आपके वाहन में फॉग लाइट नहीं है तो लो बीम का यूज़ करना चाहिए। वाहन में फॉग लाइट न होने पर या खराब हो जाने पर निम्न बीम लाइट यानी लो बीम लाइट का उपयोग करना उचित होता है। क्वेश्चन नंबर 148, वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है? तो 20 वर्ष। देखिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है अगर आप हैवी डीएल के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जो एज है वो कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लाइट के लिए अप्लाई करना चाहते हो यानी एलएमवी तो आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप बिना गियर वाली बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हो लाइसेंस के लिए तो आपकी एज 16 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149, आप एक संकीर्ण पुल की ओर जा रहे हैं और एक अन्य वाहन पुल पर सामने से प्रवेश करने वाला है, आपको क्या करना चाहिए? बिना परवाह किए आगे बढ़ जाएं, गलत है। हेडलाइट को स्विच ऑन करें और पुल को जल्दी पार करें, यह भी गलत है। आगे बढ़ने से पहले आने वाले वाहन को पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें, यह सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संकीर्ण पुल पर आगे बढ़ने से पहले पुल पर सामने से प्रवेश करने वाले वाहन को पुल पार करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं? तो कितने लोग मारे जाते हैं सड़क दुर्घटना में? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो 1.5 लाख लोग हैं जो प्रतिवर्ष लगभग मारे जाते हैं सड़क दुर्घटना में। देखिए भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यह क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 50 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लगातार जुड़े रहें चैनल के माध्यम से। 11 मई को जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको पता चलेगा कि इस चैनल से कितना आउटपुट प्राप्त हुआ है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। बाकी क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी, 10 मई तक क्लासें चलेंगी। प्रैक्टिस सेट जो है 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि 30 अप्रैल तक सारे प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हो प्रैक्टिस सेट को। 1 मई से 10 मई तक जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे वो आपके मॉक टेस्ट की तरह चलेंगे, यानी कि क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन और राइट आंसर बता के आगे बढ़ जाना है। यानी 150 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सेट में, और कोशिश करेंगे 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे और आउटपुट जो है ज़्यादा निकल के आए।